चलें जी, हम जो सेकंड क्लास यहाँ पे पढ़ेंगे लिपिड्स की, दैट सेकंड क्लास इज टर्म्ड इज फॉस्फो, समझिएगा कॉन्सेप्ट, फॉस्फोलिपिड्स पढ़ेंगे हम। पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझते हैं फॉस्फोलिपिड्स का, क्या होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या रोल है, वगैरह वगैरह। तो फॉस्फोलिपिड्स का सेकंड हमारा टॉपिक है, समझना है बहुत ज़्यादा अच्छे से। सबसे पहले आपको इनके कंपोनेंट्स आने चाहिए कि फॉस्फोलिपिड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इनके कंपोनेंट्स याद होने चाहिए। सो नंबर 1 फॉस्फोलिपिड्स के अंदर आपको मिलेगा ग्लाइसरोल का एक मॉलिक्यूल, देयर विल बी 1 ग्लाइसरोल ओवर देयर। सेकेंड जो आपको मिलेगा फॉस्फोलिपिड्स के अंदर, दैट विल बी 2 फैटी एसिड्स। कितने फैटी एसिड्स मिलेंगे आपको? 2 फैटी एसिड्स मिलेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। क्या मिलेगा? फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप जो होगा वो आपको मिलेगा। फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप मतलब कि H3PO4 ये वाला कंपाउंड जो होगा ये आपको मिलेगा फॉस्फोलिपिड्स के अंदर। और जो चौथी चीज़ जो आपको यहाँ पे देखनी है, दैट इज़ द कोलिन। ये नाइट्रोजीनियस बेस है। कोलिन क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस। आपके बुक में बताया गया होगा कोलिन के बारे में कि इट इज़ अ नाइट्रोजीनियस बेस। ये बेस होता है, एसिड और बेस वाला बेस, और नाइट्रोजीनियस का मतलब होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। ये चार चीज़ें आपको फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में लाजमी मिलेंगी। इनके अलावा फॉस्फोलिपिड बन ही नहीं सकता। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं कि भाई कैसे बनेगा फॉस्फोलिपिड, तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर आना चाहिए जिसका नाम मैंने आपको दिया था ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल। भाई कैसे बनाया था ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल? मैंने ऐसे बनाया था ना, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया था। किसका मॉलिक्यूल लिया था? मैंने ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल लिया था, ऐसे ना। तो ये हो गया ग्लाइसरोल। और ग्लाइसरोल के साथ कितने फैटी एसिड थे? अगर एक फैटी एसिड होगा ग्लाइसरोल के साथ तो आप क्या कहेंगे? मोनोएसाइल ग्लाइसरोल। दूसरे कार्बन पे भी अगर फैटी एसिड आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे? डाइएसाइल ग्लाइसरोल। और तीसरे कार्बन पे भी फैटी एसिड आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे? ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल। तो ये कंपाउंड का नाम क्या है? ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रीवियस अगर वीडियो आपने देखा हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल है। क्या फ़र्क होता है ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल और हमेशा कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड में क्या फ़र्क होता है? देखें, एक ही फ़र्क आपने यहाँ पे याद रखना है। उससे पहले आपने समझना है इनके अंदर ग्लाइसरोल लाजमी मिलेगा आपको। यू विल फाइंड ग्लाइसरोल एट एनी कॉस्ट, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। आपको ग्लाइसरोल लाजमी मिलेगा। ग्लाइसरोल के साथ साथ आपको फैटी एसिड्स भी मिलेंगे। देखें, एक फैटी एसिड आपको यहाँ पे मिलेगा, सपोज एक फैटी एसिड आपको यहाँ पे मिलेगा, सही है। लेकिन तीसरा जो कार्बन होगा उसके अंदर जो फैटी एसिड होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड विद फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट के साथ एक और कंपाउंड आ जाएगा, दैट इज द कोलिन। ये जो कंपाउंड है ये मॉडिफिकेशन है ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल की। ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल में तीनों कार्बन पे आपको फैटी एसिड मिल रहा था, लेकिन फॉस्फोलिपिड में आपको एक कार्बन के ऊपर फॉस्फेट और कोलिन लाजमी मिलेगा। ये कार्बन नहीं है, ये कोलिन है। तो ये चार चीज़ें मिलके आपको फॉस्फोलिपिड्स बना के देती है। ये ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल है। और ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया है दैट इज टर्म्ड एज फॉस्फोलिपिड्स। कौन सा मॉलिक्यूल है भाई? ये फॉस्फोलिपिड्स है। समझ में आ गया फॉस्फोलिपिड्स कैसे बनता है? तो ऐसे बनता है फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा, मैं एक और तरीके से आपको यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि जब मैं सेल मेम्ब्रेन आपको पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे ये दोबारा रिपीट होगा। सपोज मैं आपको ये कहूँ कि ये है एक स्ट्रक्चर, गोल ऐसे स्ट्रक्चर। इस गोल स्ट्रक्चर के अंदर आपको 3 कार्बन नजर आएंगे, कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3 सपोज। तो कौन सा कंपाउंड हो गया? ये ग्लाइसरोल है। इसी ग्लाइसरोल के साथ आपको एक और कंपाउंड नजर आएगा, फॉस्फेट। और इसी फॉस्फेट के साथ एक और चीज़ नजर आएगी, दैट इज़ द कोलिन। ये तीनों चीज़ें एक ही साइड पे होती है, इसी वजह से ये जो पार्ट बनता है इसे कहा जाता है हेड। क्या कहा जाता है? हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड। हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड में कितनी चीज़ें आ जाएंगी? ग्लाइसरोल भी हेड में होगा, फॉस्फेट भी हेड में होगा, कोलिन भी हेड में होगा। सिर्फ और सिर्फ इसकी जो फैटी एसिड है ना उसकी टेल्स, देखे फैटी एसिड की टेल, एक ये होगी फैटी एसिड की टेल, ठीक है, और एक उसके नीचे हो गई फैटी एसिड की टेल। तो कितनी होगी फैटी एसिड की टेल? ये 2 फैटी एसिड की टेल। सो दीज आर द फैटी एसिड टेल।
और फैटी एसिड टेल आपको पता है किस चीज़ से बनी है, हाइड्रोकार्बन से बनी है। इनको कहा जाता है टेल। तो किसी भी फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक मिलेगा हेड और दो मिलेंगी आपको टेल। अच्छा, टेल कौन सी चीज़ से मिलकर बनती है? दैट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे ही हो गया ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन तो पोलरिटी नहीं कास्ट करते, तो इसी वजह से ये जो पार्ट होगा दैट इज नॉन पोलर। टेल क्या होती है भाई? फॉस्फोलिपिड की नॉन पोलर। हेड के अंदर आपको मिलेगा ग्लाइसरोल, उसके साथ फॉस्फेट और कोलिन। इसी वजह से जो हेड पार्ट होता है दैट इज अपीयर्स टू बी पोलर इन नेचर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हेड जो फॉस्फोलिपिड का होता है वो क्या होता है? पोलर होता है। और जो टेल होती है वो फॉस्फोलिपिड की क्या होती है? नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर वाटर को अट्रैक्ट करेंगे या पोलर? आप कॉन्सेप्ट लगाएं भाई, लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट समझा होगा ना। तो मतलब कि पोलर को कौन अट्रैक्ट करेगा? पोलर। तो इसी वजह से जो हेड होता है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। और आपको पता है, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, वाटर को अट्रैक्ट करने वाले कंपाउंड को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। तो ये जो हेड होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। अच्छा, नॉन पोलर तो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये वाला जो एंड होगा वो क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोबिक का मतलब होता है डर, रिपेलिंग। सो एक एंड होता है पोलर और दो जो टेल होती है वो होती है नॉन पोलर। ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप क्या नाम देंगे? फॉस्फोलिपिड। एमडीगेड के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि भाई हेड के अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं? तो हेड के अंदर ग्लाइसरोल मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, कोलिन मिलेगा, और टेल में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा? फैटी एसिड का एक स्ट्रक्चर मिलेगा। अभी समझने की कोशिश करें एक और चीज़, आपको फॉस्फोलिपिड कहाँ पर मिलेगा? आपको फॉस्फोलिपिड मिलेगा तो वो कहाँ पे मिलेगा? फॉस्फोलिपिड। सो दैट फॉस्फोलिपिड विल बी फॉस्फोलिपिड्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का सबसे, समझिएगा कॉन्सेप्ट, सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। इसका मतलब ये है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन कौन सी चीज़ से बनी है? दैट इज द फॉस्फोलिपिड। अगर मैं इसे बनाने जाऊंगा सेल मेम्ब्रेन, सो याद रखिएगा, देखिए ये हेड है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन के कौन से स्ट्रक्चर है? दीज आर द हेड। सही हो गया? सो दीज आर द हेड। सही है। और हेड जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के वो अलग डायरेक्शन में होते हैं, और जो टेल होते हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं। मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर बता के यहाँ पे समझा रहा हूँ, लेकिन जब हम सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए ये एक हेड हो गया, और कितनी टेल है? दो टेल। एक हेड, कितनी टेल है? दो टेल। एक हेड में से कितनी टेल निकल रही हैं? दो। अगर गौर से आप देखेंगे तो एक हेड में से दो टेल निकल रही हैं। सो ये ऐसे हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन एक लेयर होती है हमारे सेल के इर्द गिर्द, जो कि हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है, साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये बन गई हमारी सेल की मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन का जो हेड पार्ट होता है दैट हेड पार्ट इज द पोलर इन नेचर। भाई पोलर इन नेचर क्यों है आप बताएं मुझे? सिर्फ इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि इनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। और इनका जो ये वाला पार्ट होता है टेल के यहाँ पे, सो दैट इज द नॉन पोलर इन नेचर। और आपको पता होना चाहिए भाई, जो नॉन पोलर होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक। अरे बात समझ में? तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं उसके ऊपर आपको एक मेम्ब्रेन मिलती है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है, और दिस मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज सेल मेम्ब्रेन। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और सेल मेम्ब्रेन कौन से केमिकल से बनी है? फॉस्फोलिपिड से, जिनके हेड अलग डायरेक्शन में होते हैं और जो टेल होते हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं। दिस इज द मॉलिक्यूल दैट इज टर्म्ड एज द फॉस्फोलिपिड। जब हम बुक में से रीड करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर हो जाएंगे। सो दैट इज अबाउट द फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स की जो थर्ड टाइप होती है या हम कहते हैं क्लास होती है, वो होती है वैक्सिस। और हमने वैक्सिस को डिफाइन करना है, और वैक्सिस क्या होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखना है। सबसे पहले आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि वैक्सिस क्या है, फिर आगे बताता हूँ उनके एग्जाम्पल्स वगैरह। सो आपके बुक में लिखा हुआ होगा कि दे आर ईस्टर्स। आपको पता है ईस्टर्स क्या होते हैं? दे आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ, याद रखिएगा, फैटी
एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन ऑफ मोनो अल्कोहल। ये समझिएगा इस चीज़ को। तो क्या होते हैं हमारे पास जो वैक्सिस होते हैं, वो वैक्सिस होते हैं, द वैक्सिस आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन ऑफ मोनो अल्कोहल। जब फैटी एसिड की लॉन्ग चेन और मोनो अल्कोहल की लॉन्ग चेन आपस में कंडेंस होंगे तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे आप क्या कहेंगे, वैक्सिस कहेंगे। फिर यहाँ पे सवाल आ जाता है कि सर आपने मोनो अल्कोहल का नाम लिया, सर ये क्या होता है मोनो अल्कोहल? इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें तो याद रखिएगा, जो मोनो अल्कोहल है उसको मोनो अल्कोहल क्यों कहा जाता है और ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए मोनो अल्कोहल जो होता है ऐसे टाइप का अल्कोहल जिसमें एक ही OH हो। मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल, और अल्कोहल का मतलब होता है जिसके अंदर OH ग्रुप, अच्छा जो भी कंपाउंड OH कंटेनिंग होगा ना तो आप समझ जाइएगा ये अल्कोहल है। तो मोनो अल्कोहल का मतलब होता है ऐसे टाइप के अल्कोहल जिसके अंदर सिर्फ एक OH ग्रुप हो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो हमारे पास ये एक कंपाउंड है 3 कार्बन पे मुश्तमिल और इनके पास एक कार्बन के ऊपर आपको OH ग्रुप नज़र आ रहा है, 8 कार्बन। नाउ दिस इज टर्म्ड इज द मोनो अल्कोहल। आ रही बात समझ में? ऐसे फिर आप कहेंगे कि सर फिर डाई अल्कोहल भी होगा, बिल्कुल भाई डाई अल्कोहल भी है। तो डाई अल्कोहल क्या होता है, डाई अल्कोहल में आपके पास कितने OH ग्रुप होने चाहिए, 2। तो किस बेसिस पर हम डिफाइन कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। अगर डाई अल्कोहल को देखेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन के एक कार्बन पे OH है और दूसरे कार्बन पे भी OH आ जाएगा, तो अभी इसको आप क्या नाम देंगे, दैट इज़ द डाई अल्कोहल। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ट्राई असाइल ग्लाइसरोल, जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे जो ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल होता है वो भी एक अल्कोहल कंटेनिंग है, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो वहाँ पे 3 OH होते हैं, मतलब कि वो जो ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है वो ट्राई अल्कोहल की एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो वैक्सिस बनते हैं वो डाई अल्कोहल और ट्राई अल्कोहल से नहीं बनते, वो किसके अटैच होने से, किसके कंडेंस होने से बनते हैं, मोनो अल्कोहल और एक बड़ी सी फैटी एसिड की चेन, ये आपस में मिलेंगे तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा उसे क्या कहेंगे आप, वैक्सिस का नाम देंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए सपोज मैं आपको ये बताऊँ कि एक मोनो अल्कोहल बनाते हैं और एक एसिड बनाते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक एसिड है, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। तो कंडेंस कैसे हो रहा है मैं सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देयर इज़ अ कंपाउंड CH3 और CH3 के साथ यहाँ पे मौजूद है CH2 14 टाइम्स, सही है। एंड देन देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन एंड OH। बताएं क्या बनाया है मैंने, एल्डिहाइड बनाया है, अल्कोहल बनाया है या मैंने एसिड बनाया है। आप सोचेंगे कि सर ये वाला ग्रुप अगर आपने दे दिया ना इसका मतलब ये कि आपने एक एसिड बनाया है, क्योंकि ये ग्रुप जो होता है वो एसिडिक होता है। ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं उनके अंदर COOH होता है, अमाइनो एसिड मैंने आपको समझाया। तो ये मैंने एक एसिड बनाया है और इस एसिड का नाम होता है पाल्मेटिक एसिड, याद रखिएगा, इट इज़ पाल्मेटिक एसिड। सही हो गया, ये फैटी एसिड है क्योंकि लॉन्ग चेन है, ठीक है। और सामने जो कंपाउंड है दैट इज अ अल्कोहल, वो सामने वाला कंपाउंड होना चाहिए अल्कोहल। तो कैसे बन रहा है देखिए यहाँ पे, देयर इज CH3, फिर है CH2, कितनी मरतबा होगा CH2, 28 टाइम्स। आप गौर से तो देखिए कितना बड़ा चेन है ये। और फिर अगेन देयर विल बी CH3 एंड देन यहाँ पे मौजूद होगा एक OH। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो मैंने कंपाउंड बनाया है, यहाँ मैं प्लस की साइन देता हूँ क्योंकि कंडेंसेशन होगी। ये जो कंपाउंड मैंने बनाया इस कंपाउंड का नाम क्या है, दैट इज़ द ट्राई, इसका नाम होगा ट्राई एकोनटेनॉल, ट्राई एकोनटेनॉल ये कंपाउंड है। ऑल वर्ड जिस जगह पे आ जाए इसका मतलब क्या होता है, अल्कोहल ना। तो ट्राई एकोनटेनॉल और पाल्मेटिक एसिड आपस में मिलेंगे तो वो बनाएंगे वैक्स, उस वैक्स का नाम है बीज वैक्स। कैसे होगा, वही कंडेंसेशन का पुराना टॉपिक और पुराना कॉन्सेप्ट, एक का H जाएगा दूसरे का OH जाएगा, आपस में मिलके पानी बनाएंगे, बीच में आ जाएगा एक बॉन्ड, दैट इज टर्म्ड एज द कंडेंसेशन। तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ हो रहा है। देखिए ये वाला जो कंपाउंड है इसका H जाएगा और सामने वाले का जाएगा OH, और ये H और OH आपस में मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। और वाटर रिलीज हो गया तो इसका मतलब इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कुछ ऐसे होगा, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन
और एक ऑक्सीजन ये वाला। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ यही ग्रुप बच गया और इस साइड भी आपको कार्बन मिलेगा। ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को क्या नाम देंगे आप? दिस बॉन्ड इज टर्म्ड एज द ईस्टर बॉन्ड, और प्रोसेस का नाम है ईस्टरिफिकेशन। ऐसे ही ना, तो इसी वजह से यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बताया गया? दे आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड की लॉन्ग चेन, और लॉन्ग चेन ऑफ मोनो अल्कोहल, एक OH है तो मोनो अल्कोहल कहेंगे, दोनों के कंडेंस होने से जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी दी वैक्सिस। ये क्या होते हैं? ये भी ईस्टर कंपाउंड होते हैं क्योंकि इनके अंदर ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है। और मैंने आपको बताया था ईस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, एक एसिड और अल्कोहल के आपस में कंडेंस होने से ईस्टर बॉन्ड बनता है, ईस्टरिफिकेशन होती है। यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने। अच्छा, ये जो कंपाउंड बना है, इन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड विल बी टर्म्ड एज बीजवैक्स। ये किसका फार्मूला है भाई? दिस इज द फार्मूला फॉर द बीजवैक्स। ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी आपको पता है ये दोनों सिमिलर आएंगे। मैं अगर इन जगहों पे आर ग्रुप लगा दूंगा तो आप समझ जाइएगा कि ये वाला कंपाउंड मैंने नीचे यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे भी अगर आर ग्रुप लगाऊं तो समझ जाइएगा ये वाला कंपाउंड। सही है। तो ईस्टर बॉन्ड बन गया। ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है बीजवैक्स, और ये कहाँ पे पाया जाता है? आपको वो जो शहद की मक्खियाँ होती हैं उनका जो छत्ता होता है उस वो जो है ना बीजवैक्स से बना होता है, उसे बीजवैक्स कहा जाता है, और ये वैक्सिस होते हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ वैक्सिस के बारे में इन्फॉर्मेशन, कि वैक्सिस क्या होते हैं और ये वैक्सिस कैसे बनते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी लिपिड इन नेचर होते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका? अच्छा, इनको सिंपल लिपिड्स कहा जाता है। इनको कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज, दे आर सिंपल लिपिड्स। याद रखिएगा इनको क्या कहा जाता है भाई? दे आर कॉल्ड एज सिंपल लिपिड्स। ये सिंपल लिपिड्स कहलाते हैं। और सिंपल लिपिड्स का मतलब यही होता है कि अच्छा, दे आर सिंपल लिपिड्स क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में बनते हैं, एक लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड से बनते हैं। और दे आर फाउंड on they are found on protective covering in plants and animals। ये प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है, उन कवरिंग्स को बनाने वाले कंपाउंड कौन से होते हैं? वैक्सिस होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, स्टेम जो होता है, स्टेम प्लांट्स की हम बात करते हैं, प्लांट का जो स्टेम होता है उसके ऊपर जो लेयर होती है वो भी वैक्स से बनी होती है। इसके अलावा जो फ्रूट्स की स्टॉक होती है, डंडी जहाँ से उसको पकड़ते हैं, वो भी इससे बनी होती है। लीव्स का आपने नाम सुना होगा, लीव्स जो होते हैं प्लांट के, वो भी उनके ऊपर भी जो क्यूटिकल लेयर होती है दैट इज़ द वैक्सी इन नेचर। इसके अलावा आपने फ्रूट्स का नाम सुना होगा क्या? देखे हैं फ्रूट्स आपने? अच्छा, मैं ये क्या बता रहा हूँ, फ्रूट्स का नाम सुना होगा। अच्छा, फ्रूट्स जो होते हैं ऐसे कहते हैं कि भाई जो फ्रूट्स होते हैं वो भी वैक्सी लेयर से कंटेनिंग होते हैं, वैक्सी लेयर कंटेनिंग होते हैं। फर जो होते हैं, मतलब कि बिल्ली या कुत्ते वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर जो बाल होते हैं उन्हें फर्स कहा जाता है, वो भी किस चीज़ से बने? वैक्स से बने। और फीदर्स जो होते हैं, परिंदों के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, वो भी आपको वैक्सिस से बने हुए मिलेंगे। इवन दो एनिमल की स्किन ऑफ एनिमल, ये जो एनिमल की स्किन होती है दैट स्किन इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ वैक्सिस। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें इजी है। जैसे कि आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे यहाँ पे एक लीफ है। आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये लीव्स होते हैं, और ये लीव्स जो होते हैं वो आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो लीव्स होते हैं इनके ऊपर आपको एक कवरिंग मिलती है जो कि कहलाती है क्यूटिकल लेयर। ये क्यूटिकल लेयर का कॉन्सेप्ट बार बार आएगा जब हम प्लांट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्यूटिकल लेयर है क्या। सपोज ये मैं बना रहा हूँ क्यूटिकल लेयर, सही है। सो दिस इज़ अ क्यूटिकल लेयर, और ये जो क्यूटिकल लेयर होती है दैट इज आल्सो वैक्सी इन नेचर। इसे क्यूटिकल लेयर कहा जाता है। क्या करती है ये? जो वाटर होता है प्लांट के सेल लीव्स के अंदर, उस वाटर को एवापोरेट होने से बचाती है ये, ताकि ये वाटर बाहर ना जा सके, क्योंकि ये लिपिड इन नेचर है, वैक्सी है। और आपको पता है लिपिड इन नेचर का मतलब होता है हाइड्रोफोबिक होगी, तो पानी के साथ उसकी बनती नहीं है, तो इसी वजह से पानी उड़ नहीं सकता, एवापोरेट नहीं हो सकता प्लांट के लीव्स में से, क्योंकि उनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है क्यूटिकल लेयर। अच्छा, क्यूटिकल लेयर जो केमिकल से बनती है उस केमिकल का नाम होता है क्यूटिन, याद रखिएगा। और ये क्यूटिन क्या होता है? क्यूटिन एक वैक्स है। तो कॉन्सेप्ट आई गेज आपका क्लियर हुआ कि भाई वैक्स क्या होते हैं और क्यूटिन क्या है। तो इनके ऊपर जो लेयर पाई जाती है वो कौन से वैक्स से बनी? उस वैक्स का नाम होता है क्यूटिन वैक्स। और वैक्स के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि आप देख लें, हमेशा कह सकते हैं कि बीज वैक्स हो गया। क्यूटिन वैक्स क्यूटिकल लेयर बनाता है प्लांट के लीव्स की। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल।
अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, जो वैक्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ज़हन के अंदर बिठानी है अपने। अच्छा, जो वैक्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोफोबिक, और आपको पता नॉन पोलर होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं वैक्स, ठीक है। नॉन पोलर होते हैं तो नॉन पोलर होने की वजह से ये कहलाते हैं हाइड्रोफोबिक। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, कि जो पानी के साथ रिएक्ट ना करें, तो ये नॉन पोलर होते हैं और इसी नॉन पोलरिटी की वजह से इन्हें हाइड्रोफोबिक कंपाउंड कहा जाता है। दूसरा आपने याद रखिए इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब होता है ये ज़्यादातर रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर पोलरिटी कम होती है, तो ये इनर्ट होते हैं। और इनर्ट का मतलब क्या था, नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्शन नहीं कर सकते। एंड रेजिस्टेंट होते हैं ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से। रेजिस्टेंट, समझिएगा कॉन्सेप्ट, रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक, रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडेशन हो रही है, उस ऑक्सीडेशन से ये रेजिस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि उस ऑक्सीडेशन का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है आपके जहन के अंदर होनी चाहिए, किसके बारे में भाई, ये वैक्सीज के बारे में। इसके 2 टाइप्स हैं, वो भी आगे मैं आपको समझाता हूँ। चलें जी, वैक्सीज जो होते हैं, उन वैक्सीज के 2 टाइप होते हैं और उन टाइप्स को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखें, एक वैक्स का जो टाइप होता है उसे कहा जाता है नेचुरल वैक्स। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। देयर इज़ वन टाइप ऑफ वैक्स दैट इज टर्म्ड एज नेचुरल वैक्स, और जो सेकंड ग्रुप होता है उसे कहा जाता है सिंथेटिक वैक्स। याद रखिएगा। तो कितने टाइप हो गए, 2 टाइप हो गए, नेचुरल वैक्स एंड सिंथेटिक वैक्स। अच्छा, नेचुरल वैक्स जो होता है वो नेचुरली बनता है, आप इनको खुद नहीं बना सकते। दे आर कंपोज्ड नेचुरली, ये नेचुरली बने हुए होते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बता दिया नेचुरल वैक्स का एग्जांपल, दैट वाज बीज वैक्स। ये जो शेद की मक्खियों का छत्ता होता है उसमें जो वैक्स पाया जाता है, बीज वैक्स, वो नेचुरली बनता है। और जो क्यूटिन का मैंने एग्जांपल दिया, क्यूटिन ऑफ लीव्स के ऊपर जो क्यूटिकल लेयर होती है वो जिस वैक्स से बनती है उन्हें क्यूटिन कहा जाता है। वो जो क्यूटिन होता है वो भी नेचुरल वैक्स की एग्जांपल है, आपने ये याद रखना है। लेकिन हम सिंथेटिक भी इनको बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे सिंथेटिक? इनको बनाएंगे हमेशा कहते हैं प्रिपेयर्ड बाय, यहाँ प्रिपेयर्ड फ्रॉम। सिंथेटिक हम इनको क्या करेंगे, प्रिपेयर्ड फ्रॉम। एक बात याद रखिएगा, एक हम बनाएंगे इनको पेट्रोलियम से, प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड पॉलीइथाइलिन। ये जो पेट्रोलियम और पॉलीइथाइलिन कंपाउंड होते हैं उनमें से आप सिंथेटिक वैक्स बना सकते हैं। इसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा वैक्स का, दैट इज़ द पैराफिन वैक्स। ये जो पैराफिन वैक्स होती है ना, पैराफिन वैक्स, ये पैराफिन वैक्स कैंडल्स बनाने में यूज़ होती है। जो कैंडल्स होते हैं ना, हम कैंडल्स यूज़ करते हैं जो घर में, वो कैंडल्स जो होते हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ पैराफिन वैक्स। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगेन 2 टाइप के वैक्सीज है। इसके अलावा जो वैक्स थे वो पहले हमें कहाँ से मिलते थे, वैक्स हम हासिल करते थे वैक्सीज फ्रॉम स्पर्म वेल। एक वेल होती है जिसका नाम होता है, वेल मछली है, स्पर्म वेल। वो जो स्पर्म वेल होती है उसका जो हेड होता है वो स्पर्म की तरह होता है, इसी वजह से इसको स्पर्म वेल कहा जाता है। और जो स्पर्म वेल है उसके अंदर से हम बनाते थे नेचुरली वैक्स, उसकी बॉडी से वैक्स हासिल करते थे। लेकिन आजकल बहुत सारे प्लांट्स डिस्कवर हो चुके हैं जो कि हमें नेचुरल वैक्स बना के देते हैं और उन्हीं वैक्स को हम एक्सट्रैक्ट करने के बाद यूज़ करते हैं। वैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपने याद रखना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन एक होना चाहिए, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। दे आर प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है किसी भी जानदार की बॉडी के ऊपर, जैसे कि फ्रूट्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, मैंने आपको बता दिया। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो वैक्स है उसको यूज़ कर सकते हैं, वैक्स यूज्ड एज सुपीरियर मशीन लुब्रिकेशन, सुपीरियर मशीन लुब्रिकेटर। ये जो मशीन लुब्रिकेटर होता है उस लुब्रिकेटर के तौर पे हम इनको यूज़ करते हैं एज अ लुब्रिकेशन, ताकि उन जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर जो फ्रिक्शन है मशीन्स के अंदर वो रिड्यूस हो सके। इसी वजह से हम यूज़ करते हैं वैक्स को, जो कि पहले स्पर्म वेल से बनाया जाता था लेकिन आजकल प्लांट से भी बनाया जाता है। इतना ही कॉन्सेप्ट है वैक्स के बारे में।
आप रीड करेंगे जब बुक में से तो कॉन्सेप्ट आपके और ज़्यादा क्लियर होंगे। चलें जी, बुक में से रीड करते हैं फॉस्फोलिपिड्स के बारे में जो भी बताया गया है। सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको लेक्चर के अंदर बता दी थी। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि भाई ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है, ग्लाइसरोल होगा, एक 2 फैटी एसिड होंगे और एक कोलिन का मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। ये आपस में कंडेंसेशन करेंगे और कंडेंसेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसे आप फॉस्फोलिपिड कहेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ से रीड करते हैं, टाइप ऑफ लिपिड्स विच इज कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइसरोल, 2 फैटी एसिड्स, 1 choline and 1 phosphate molecule. Phospholipid is the most important group of lipid from biological point of view. A phospholipid is similar to acyl glycerol, but triacyl glycerol phospholipid में क्या फर्क है? triacyl glycerol में 3 फैटी एसिड लगे होते हैं 3 कार्बन पे, लेकिन फोस्फोलिपिड में एक फैटी एसिड जो होगा वो रिप्लेस करेगा फॉस्फेट और फॉस्फेट के साथ लगा होगा कोलिन, और ये जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास दैट विल बी द फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के अंदर देखेंगे तो उसका जो हेड होगा वो पोलर इन नेचर होगा, उनकी जो टेल होगी वो नॉन पोलर इन नेचर होंगी, और ये सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं या दुनिया के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनती हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, हम रीड कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फॉस्फोलिपिड इज सिमिलर टू असाइल ग्लाइसरोल एक्सेप्ट दैट 1 फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फेट व्हिच इज अटैच्ड विद द नाइट्रोजनस कंपाउंड कोलिन। It contains 2 ends. One end is made up of the fatty acid which form non-polar part, therefore behave as a water repellent, so called hydrophobic. The phosphate and choline form another end which form the another part, they therefore attract water molecules, so behave as a water loving, that is hydrophilic. Phospholipids are present in all living cells and form membrane. They are related to vital functions such as regulation of cell permeability और transport में ये सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है एमडीगेट के अंदर कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन फॉस्फोलिपिड कंटेंट। तो सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कौन सी चीज पे डिपेंड करती है, प्रोटीन के ऊपर या फॉस्फोलिपिड के ऊपर? तो याद रखिएगा फॉस्फोलिपिड के ऊपर। आपके बुक के अंदर ये सारी चीजें बताई गई, हमने लेक्चर में सारा क्लियर किया था। अच्छा, ये जो कोलिन होता है ये नाइट्रोजनियस होता है। नाइट्रोजनियस का मतलब इट इज कंटेनिंग नाइट्रोजन इन इट, सही है। ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया और ये हो गया हमारा ग्लाइसरोल, ठीक है। और नीचे ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड। ये जो कंपाउंड बना है ये फॉस्फोलिपिड है, और आपको पता है फॉस्फोलिपिड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जितनी भी होती है वो फॉस्फोलिपिड से बनती हैं। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलें जी, वैक्सिस को रीड कर लेते हैं। वैक्सिस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि वैक्सिस दे आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोअल्कोहल एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक मोनोअल्कोहल की लॉन्ग चेन और एक फैटी एसिड की लॉन्ग चेन आपस में मिलेंगे तो वो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का नाम होगा वैक्सिस। जैसे कि पाल्मिटिक एसिड जो है वो एक लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की, और ट्राइएकेंटेनॉल जो है वो लॉन्ग चेन है अल्कोहल की। ये मोनोअल्कोहल है क्योंकि इनके पास एक ही OH होता है, इनके बीच में ईस्टर बॉन्ड बनता है, इसी वजह से इनको वैक्सिस कहा जाता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दे आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोअल्कोहल एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। दीज आर सिंपल लिपिड्स, इनको सिंपल लिपिड्स कहा जाता है। फाउंड एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन स्टेम, स्टॉक, लीव्स, पेटल्स, फ्रूट, स्किन, एनिमल स्किन, फर एंड फीदर्स। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। दीज आर वाटर रिपेलेंट, पानी को रिपेल करेंगे क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, एंड नॉन रिएक्टिव ड्यू टू इट्स नॉन पोलर नेचर, मतलब कि हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होते हैं ये। दीज आर केमिकली इनर्ट होते, किसी से रिएक्ट नहीं करते, एंड रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिपिड्स, एक होता है नेचुरल लाइक बीज वैक्स हो गया, एंड क्यूटिन फ्रॉम द क्यूटिकल लेयर ऑफ लीव्स। जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर जो क्यूटिकल लेयर होती है वो क्यूटिन से बनी, और वो भी एक किस्म का वैक्स। एंड सिंथेटिक वैक्स होते हैं जनरली ड्राइव्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड पॉलीइथाइलिन। वैक्सेस आर कंसीडरेबल कमर्शियल इंपॉर्टेंस बिकॉज दे एक्ट एज अ सुपीरियर मशीन लुब्रिकेटर्स। याद रखिएगा हमारे पास जो वैक्सेस होते हैं वो सुपीरियर मशीन लुब्रिकेटर के तौर पे यूज होते हैं। पहले इनको बनाया जाता था, स्पर्म व्हेल वर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ दीज वैक्स, लेकिन आजकल प्लांट्स में से बनाया जाता है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह जो हमें क्रूड ऑयल्स मिलते हैं वहां से भी आप वैक्सीज को बना सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में आपको रीड करना है और समझना है अच्छे से।